नाजरीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और जी सलाम यानी उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया हमारी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक में दाइश को शिकस्त के बाद पहले आम इंतखाबात में डाले गए वोट। वजीर आजम हैदर अल अबादी और साबिक पीएम नूरी अल मालिकी के बीच कड़ी टक्कर। ईरान के जौहरी मुस्तकबिल के बारे में बातचीत के लिए वजीर खारजा जवाद जरीफ का यूरोपीय ममालिक का दौरा। वहीं इजरायली हमले में 11 ईरानी शहरियों के मारे जाने की तस्दीक भी हो गई। शुमाली कोरिया ने एटमी तजर्बात की तंसीबात के खात्मे का किया ऐलान। वहीं अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा प्योंगयांग तर्क करे जौहरी हथियार तो करेंगे माशी बदल। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज्जाक के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद। नजीब पर है बदनबारी का इल्जाम। नजीब ने पार्टी सरबराह के ओहदे से दिया इस्तीफा। और मुंबई अटैक में था पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान के साबिक पीएम नवाज शरीफ का कबूलनामा। एक इंटरव्यू में कहा क्या पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं सरगर्म। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। इराक में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए और इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हुक्काम के मुताबिक पोलिंग मराकीज की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और फौज के 9 लाख अरकान को तैनात किया गया था। इंतखाबात के मद्देनजर सरहदी इलाके सील कर दिए गए। तमाम एयरपोर्ट्स भी बंद कर दिए गए। इस्लामिक स्टेट के खात्मे के बाद हो रहे इंतखाबात को लेकर लोगों में काफी जोश और खरोश देखा गया, लेकिन खाना जंगी से उबर रहे इराक में इस बार लोग अलग अलग फिरकों में बंटे नजर आ रहे हैं। अवामी जराए के मुताबिक वजीर आजम हैदर अल अबादी इस इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। उनका मुकाबला साबिक वजीर आजम नूरी अल मालिकी और फौजी कमांडर हादी अल आमरी से है। 329 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट के लिए मजमूई तौर पर 7,000 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिसकी किस्मत का फैसला तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख वोटर करेंगे। इस इंतखाबात के इब्तदाई नताइज कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। तो इराक में पार्लिमानी इंतखाब के लिए वोटिंग और ISIS यानी दाइश के खात्मे के बाद पुरजोश नजर आए इराकी इस वोटिंग के तय। दहशतगर्दी के खात्मे के बाद आज इराक मजबूती के साथ खड़ा है। ये तमाम इराकियों की जीत है। ये इंतखाबात इराक के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएगा। लोग अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो इराक के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जमहूरी निज़ाम में शराकत दारी करें। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अखलाक उस्मानी साहब। आप मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, अपनी गिराकत राय हमारे साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अखलाक साहब, खैर मकदम है आपका वर्ल्ड न्यूज में जी सलाम पर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से इराक में दाइश की शिकस्त के बाद पहली बार इंतखाबात हुए हैं, आपको इस इलेक्शन से कितनी उम्मीदें हैं? क्या कुछ बदलेगा इराक में? बिल्कुल बदलेगा। आप देखिए, मैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देख रहा हूँ वो ये कि करीब 9 बड़े अलायंस हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हम कह सकते हैं कि जितनी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हैदर अबादी की हालत अच्छी है। हो सकता है वो इलेक्शन हार भी जाएं। तो ये एक चीज दिखा रहा है कि इराक के अंदर बहुत फेयर पोलिंग चल रही है। हालांकि वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ी ना हो तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इराक में बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जो बड़े अलायंस हैं, जो 9 अलायंस हैं जिसमें खुद जो इक़्तिदार में है उनका विक्ट्री अलायंस है, अलायंस ऑफ रिवोल्यूशनरी है जो मुक्तदा अल-सद्र चला रहे हैं, लॉ कॉलिशन है जो नूर अल मालिकी का है। इस तरह करके जो 9 अलायंस हैं, मुझे लग रहा है कि और अगर आपके पास में विजुअल होंगे और अगर आपने अपने नाजरीन को दिखाए होंगे तो उसमें बहुत ही कलरफुल इलेक्शन है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है लोग काफी झंडे लेके बाहर आए। जी जी, और बहुत तस्वीरें, बोर्ड और उसकी बहुत जबरदस्त प्रचार हुआ है। इससे ये इशारा जा रहा है कि इराक में काफी अगर हम इसका मुवाजना करें, जो आप कह रहे हैं, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में कहीं वोटिंग हो रही है। इतना जोश और खरोश और इतनी उम्मीद और कतारें लंबी लंबी और लोग बहुत खुश हैं। देखिए, लोगों को शायद पहली बार ऐसा लग रहा है 2014 के बाद से कि वो बहुत ही एक फेयर इलेक्शन में जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान के नाजरीन हैं, जो इनको इराक में चूंकि
अभी फिर से आइन बदला है और उसके लिए भी एक इलेक्शन अभी कुछ अर्सा पहले हुआ है। तो हिंदुस्तान के जो नाजरीन आपकी बात को थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, मैं उनकी मालूमात के लिए बता दूं कि ये भारत के लोकसभा चुनाव की तरह हैं, जहां 329 सीटों के लिए इलेक्शन में वोट डाले जाएंगे। 7,000 कैंडिडेट पूरे मुल्क में चुनाव लड़ रहे हैं और 165 के इकतदार पर कोई न किसी की हुकूमत बदलेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे तस्करा, लेकिन सर मैं एक यहाँ माफी के साथ आपसे इस सवाल को और एक और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हैदर मॉडरेट माने जाते हैं, क्या वो इराक में अगर आते हैं तो, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिरकाबंदी शिया सुन्नी के झगड़े को खत्म कर पाएंगे? देखिए, हैदर अबादी की कंडीशन आप ये कह सकते थे, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन आप ये कह सकते थे कि उनकी कंडीशन जब तक अमेरिका ने अनाउंस नहीं किया था कि वो ईरान के डील से बाहर आ रहा है, तब तक हम कह सकते थे कि हैदर के लिए मुकाबला काफी कड़ा हो गया था। पर अब लग रहा है कि चूंकि इराक के लोग जो हैं वो शायद वापस पसंद करें कि जो ईरान की पसंद है वो हमारी पसंद है। अगर इस बिना पे उनके सिंपैथी वोट मिलता है तो हैदर वापस इख्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे आ सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो अगर वो जीतते हैं तो उनके सामने इराक को एकजुट रखने और उसकी जो असर नौ तामीर है, कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, हैदर आबादी के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दो हैं। पहला, मुल्क में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई है, उसको दूर करना, और दूसरा टेररिज्म के बाद जो लोग मैं ये कह सकता हूँ कि उनका सबसे बड़ा क्रेडिट ये जा रहा है कि उन्होंने ISIS को एक लंबे फसील से गायब किया है। तो जो लोग अब परेशान हाल हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो गरीब हैं, उनके लिए रोजगार के साधन मुहैया कराना सिक्योरिटी के साथ में। नूर अल मालिकी आप जानते हैं कि करप्शन चार्जेस की वजह से काफी बदनाम हुए थे और हैदर को ये थोड़ा क्रेडिट जाता भी है कि उन्होंने मुल्क में थोड़ी सी साफगोई और लोगों के बीच में इंसाफ को थोड़ा सा किया था। लेकिन लोग एक सिर्फ बदलाव के लिए भी वोट दे देते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो उसकी उम्मीद थी कि शायद उनकी जगह जो है वो किसी और अलायंस को इराक की जनता मौका दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका के ईरान डील से बाहर आने के बाद उन्हें एक सिंपैथी वोट मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब अपनी अहम राय जी सलाम के साथ रखने के लिए। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार अखलाक उस्मानी साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर थे और ईरान के जौहरी मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने मुतादिद मुल्कों का हंगामी दौरा शुरू कर दिया है और जराये के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा बीजिंग, मॉस्को और ब्रुसेल्स में यूरोपियन ममालिक के वजीर खारजा से मुलाकात करेंगे। वहीं यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि मंगल को खारजा उमूर की सरबरा फेडरिया मोघेरिनी एक इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया के वजीर खारजा शिरकत करेंगे। तवक्को की जा रही है कि ईरानी वजीर खारजा भी इस मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। ईरानी हुकूमत का कहना है कि अगर यूरोप की तरफ से इस डील पर अमल दरामद की कोई ठोस जमानत नहीं दी गई तो तेहरान हुकूमत बगैर किसी रुकावट के यूरेनियम की अफजूदगी का अमल शुरू कर देगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी समझौता तोड़ दिया है, लेकिन यूरोपीय ममालिक इस समझौते के हक में बने हुए हैं। उधर इजराइल की जानिब से शाम पर किए गए हमले के नतीजे में 11 ईरानी भी हलाक हुए। यह हमला जुमेरात के दिन शाम में ईरानी अस्करी तंसीबात पर किया गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के सरबराह रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि इस इजरायली कार्रवाई में 27 जंगजू हलाक हुए, जिनमें से 6 शामी और 21 गैर मुल्की शामिल थे। उन्होंने बताया कि इनमें से 11 ईरानी जंगजू भी शामिल थे। शाम में इस इजरायली हमले की वजह से नई कशीदगी पैदा हो गई। इजराइल का कहना है कि उसने गोलन हाइट्स पर ईरानी रॉकेट हमले के जवाब में शाम में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने इजराइल के इस इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कसीम ने कहा कि सिर्फ इजराइल का एक प्रोपेगेंडा है। और यमन में हौसी बागियों और अरब इत्तेहाद के बीच जंग जारी है। यमनी हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों से जारी ताज़ा तशद्दुद वाक़यात के नतीजे में 115 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक हलाक शुदगान का ताल्लुक हौसी बागियों और सऊदी हामी फोर्सेस से है। यमनी हुक्काम ने बताया कि मगरबी सूबे ताज में बागियों और यमनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पों की वजह से दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। यमन की मंसूर हादी हुकूमत की अफवाज ने मुल्क के मगरबी इलाकों में अल अमरी अस्करी कैंप पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। हौसी बागी बैनुल अक़वामी जहाज रानी को यहीं से निशाना बनाते थे। और यहां एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर।
आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिका ने कहा कि अगर शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम को रोक देता है तो वॉशिंगटन प्योंगयांग को माशी मदद मुहैया कराने के लिए तैयार है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने जनूबी कोरिया के वजीर खारजा कॉन्ग युंग वा के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर शुमाली कोरिया कोरियाई जजीरे को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने के लिए ठोस कदम उठाता है तो अमेरिका अपने जनूबी कोरियाई दोस्तों की तरह ही प्योंगयांग की तरक्की में मदद करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे मुताल्लिक जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता अमेरिका शुमाली कोरिया पर पाबंदी जारी रखेगा। वाज़ेह है कि अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच कशीदगी कम होती दिख रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन 12 जून को सिंगापुर में मिलने वाले हैं। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। The United States and the Republic of Korea remain committed to achieving the permanent, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula. If Chairman Kim chooses the right path, there is a future brimming with peace and prosperity for the North Korean people. If North Korea takes bold action to quickly denuclearize, the United States is prepared to work with North Korea to achieve prosperity on the par with our South Korean friends. और ट्रंप किम जोंग मुलाकात से पहले शुमाली कोरिया ने अपने मुतनाज़ा जौहरी तजर्बात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तंसीबात के खात्मे का ऐलान कर दिया है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है इन तंसीबात को 23 और 25 मई के दरमियान मुनहदिम कर दिया जाएगा और रियासती मीडिया के मुताबिक ये ऐलान इस अमल का सबूत है कि शुमाली कोरिया अपनी मुतनाज़ा जौहरी सरगर्मियां तर्क करने का अज़्म रखता है। ज़राए के मुताबिक शुमाली कोरिया अपने जौहरी तजर्बात साइट को बंद करने पर एक प्रोग्राम भी मुनक्किद करेगा जिसमें अमेरिका समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को मदऊ किया जाएगा। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उन्होंने 26/11 मुंबई हमले पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तानी अखबार द डॉन को दिए इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान में अभी भी दहशतगर्द तंजीमें एक्टिव हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा है कि क्या हम दहशतगर्दों को सरहद पार मुंबई में घुसकर 150 लोगों को मारने का हुक्म दे सकते हैं। वाज़ेह है कि पनामा पेपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पिछले साल 28 जुलाई को नाअहल करार दिया था, जिसके बाद से उन्हें पीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस बात को नकारता रहा है कि 2008 के मुंबई अटैक में उसकी कोई रोल है उसका। हिंदुस्तान की तरफ से कई डॉजियर और पुख्ता सबूत देने के बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाए। और अरसलान भारती सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान दुनिया न्यूज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमलों से मुताल्लिक इंकशाफ किए हैं उस पर आपका क्या रद्देमल, से साबिक पीए का क्या कबूलनामा माना जाए? नहीं, देखें, आप उसको उस खबर को मतलब उस लाइनों का गलत ले रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि क्या इस तरह की इजाजत दी जा सकती है ऐसे लोगों को जिनका ताल्लुक करदम तंजीम या जिनकी दहशतगर्दी से जिनका कोई ताल्लुक हो। उन्होंने ये कदम नहीं कहा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं है। उनका ये बिल्कुल इस तरह का मानना नहीं था, ना उनका ऐसा मतलब था। उनमें अगर आप पूरी लाइनें मैंने पढ़ी हैं, अगर आप भी पढ़ लें, उसमें बड़ा वाज़ेह और क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसी कोई बात अगर है तो ये इतनी ताखीर क्यों हुई और इस तरह हम इजाजत किस तरह दे सकते हैं ऐसे लोगों को जो कि पूरी दुनिया में जो या बैन है या जो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो दहशतगर्द तंजीमें हैं। इस हवाले से उन्होंने बिल्कुल कहा, चूंकि उनका एक इसका माजी जरूर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड इस सारी खबर का, कि वो उनकी आजकल जो है वो जो अदलिया के फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं उससे वो ना खुश दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो ये बार बार इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि उनको जो है अगर ये केस इतना लटकाया तो क्यों लटकाया। अरसलान साहब, नवाज शरीफ ने एक और बात कही कि पाकिस्तान में अब भी जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो सरगर्म है, हुकूमत उन्हीं की पार्टी की है। आखिर हुकूमत इंतहा पसंदों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? बात यह जी कि ये एक शख्स या एक बंदे का काम तो है नहीं है कि इंतहा पसंदों को लगाम देते हैं या इंतहा पसंद जो है। ये तो हुकूमत का काम है ना, एक बंदे का नहीं। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है। दहशतगर्दों पर और जो इंतहा पसंद लोग हैं जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं उन पर क्यों नहीं लगा? ये जी कि पाकिस्तान ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा काम होना अभी बाकी है। पाकिस्तान की जो ड्यूटी है, पाकिस्तान अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो उससे ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये दहशतगर्द कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं, छुप जाते हैं, फिर दोबारा से रीअपीयर हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छुप जाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि वो थोड़ा सा
कोशिश जरूर कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए, और उसकी वजह से हमारे 70,000 शहरी जो हैं वो शहीद हुए, और उसमें फौजी भी थे, उसमें पुलिस वाले भी थे, उसमें कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के लोग भी थे। लेकिन ये कभी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान ने कोई कमी या कोताही की है। पाकिस्तान ने अगर कोताही नहीं की होती तो इतने डॉजियर हिंदुस्तान सौंप चुका है मुंबई हमले को लेकर के 26/11 के, उसके बाद भी पाकिस्तान का रवैया कभी मुस्बत नहीं रहा है, हमेशा चीजों को टालने की कोशिश की गई है, और दहशतगर्दों को लेकर भी रवैया अलग किस्म का है। जो भारत के खिलाफ है वो दहशतगर्द नहीं है, लेकिन जो जिनसे पाकिस्तान लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, परेशान है सीधे तौर पर, वो दहशतगर्द है। नहीं, देखें, पाकिस्तान और भारत में कभी भी इत्मीनान की फिजा जो थी वो कायम नहीं हो सकी। इसके पीछे ये सारी बातें सामने आप रखें, उसके बाद इस बात का फैसला करें या फैसला दें कि क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह का काम है। नहीं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कभी भारत पे एतबार नहीं करता और भारत कभी पाकिस्तान पे एतबार करने को तैयार नहीं है। अगर दोनों मुल्क मिलकर आतंकवाद जिसको आप कहते हैं और हम दहशतगर्दी कहते हैं, मिलकर काम करें, तो क्या श्रीलंका में ये काम नहीं हुआ? यूरोप पूरे में क्या काम नहीं हुआ? इस खित्ते में ही सिर्फ दहशतगर्दी क्यों है? सोचने की बात यह है कि क्यों नहीं दोनों मुल्क मिलकर इस जो ये इसको कहते हैं मेनेस, जिसको अब अंग्रेजी में कहते हैं, तो क्यों नहीं हम जड़ से उखाड़ते? हमें क्या मुश्किल है? हमारे पास क्या दिलों की कमी है? नहीं। हमारे पास क्या विल की कमी है? नहीं। हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, दोनों ममालिक चाहते हैं कि अमन से रहें। वही पैसा जो हम दहशतगर्दी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते? बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए अरसलान भाटी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के, दुनिया न्यूज से आप जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि नवाज शरीफ ने जो बातें कही हैं उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के सबूतों पर पाकिस्तान का रद्दअमल इतना फीका क्यों होता है, इतना कमजोर क्यों होता है। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक और उनकी अहलिया के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि बदअनवानी के इल्जामात से बचने की खातिर उनके मुल्क से फरार होने के शक की बुनियाद पर यह पाबंदी आयद की गई है। रज़ाक ने कहा कि वो इस हुकूमती फैसले का एहतराम करते हैं और मुतल्लिका हुक्काम से ताउन को तैयार है। नजीब रज़ाक पर 2015 में $700 मिलियन की रकम स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड से मुंतकिल करने का इल्जाम था, लेकिन वो इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं और गुज़िश्ता दिनों मुनक्किद इंतखाबात में नजीब रज़ाक के सियासी इत्तेहाद को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा था। इस शिकस्त पर रज़ाक ने पार्टी सरबराही से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। There is sufficient evidence that an investigation into certain things that has been done by the former Prime Minister has to be done. And if necessary, the rule of law will apply. एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाया है कि वो अपनी जमीन का हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वहीं 2 दिन के दौरे के आखिरी दिन काठमांडू के मेयर बिंदिया सुंदर शाक्य ने एजाज में मोदी को शहर की चाबी दी। मोदी ने मुक्तिनाथ धाम और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए। इससे कबल नेपाल के पीएम ओली के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी ने नेपाल में बड़ी सरमायाकारी की बात कही है। मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल की खुली सरहद दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को बेहतर करती है और इसका फायदा भारत किसी भी समाज दुश्मन अनासिर को उठाने नहीं देगा। आज मुझे 900 मेगावाट की अरुण 3 विद्युत परियोजना की नींव रखने का सौभाग्य मिला। लगभग 6,000 करोड़ भारतीय रुपयों के निवेश की यह परियोजना नेपाल में होने वाले सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एक है। और केन्या में एक बांध के टूटने से कम 47 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुक्काम का कहना है कि मरने वालों की तादाद में
और इजाफा हो सकता है। सैलाब की वजह से सैकड़ों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। नाकुरू काउंटी के सुलाई में बुध की रात पटेल बांध टूटने के बाद पानी सैकड़ों घरों में घुस गया और पुलिस के मुताबिक कई लोग लापता हैं। कीनिया में इस वक्त शदीद बारिश और सैलाब की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। सैलाब की वजह से अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है। कीनिया हुकूमत ने पटेल बांध टूटने की जांच का हुक्म भी दे दिया है। As we speak now, the interministerial team and the investigative agencies are on the ground. And as a ministry, NWARMA is under clear instructions to cooperate with the investigative agencies so that we know they are able to get to the root of the cause of this problem. अमेरिका में कुल H4 वीजा पाने वालों में हिंदुस्तानियों की तादाद 93% है। जी हां, अमेरिकी कांग्रेस की स्पाउस वीजा रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक वीजा पाने वालों में 20% कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हिंदुस्तान में पैदा हुए 93% और चीन में पैदा होने वाले 5% लोगों को H4 वीजा मिला। वहीं दीगर ममालिक के 2% शहरियों को यह मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि गैर मुल्क से आए हाई स्किल्ड वर्कर्स के में खासतौर से शौहर बीवी को अमेरिका में काम करने के लिए H4 डिपेंडेंट वीजा दिया जाता है। H4 वीजा होल्डर कानून के मुताबिक अमेरिका में कहीं भी काम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एप्पल दुनिया की ऐसी पहली कंपनी बनने जा रही है जिसकी मालियत $1 ट्रिलियन होगी। एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स ने 1976 में इस कंपनी की बुनियाद एक छोटे से गैराज में रखी थी, जिसके बने हुए कंप्यूटर मकबूल होने लगे और उसका कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। कंप्यूटर के बाद एप्पल ने आईपॉड और आईफोन खासतौर से बनाए, जिसने की कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। गैराज से शुरू होने वाली कंपनी की सालाना आमदनी $229 अरब तक पहुंच गई है और यह रकम पुर्तगाल, न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों की सालाना कौमी पैदावार से भी ज्यादा है। जुमेरात को कंपनी का सरमाया $934 अरब है और यह एक रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ऐलान किया है कि 2020 के अपने मरीख मिशन पर एक हेलीकॉप्टर वो भेजेगा। नासा की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक सिर्फ 1.8 किलोग्राम का ये ड्रोन जैसा दिखने वाला हेलीकॉप्टर मरीख की ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में मदद कर सकता है। ड्रोन जैसे दिखने वाले मार्स हेलीकॉप्टर मरीख पर भेजा जाने वाला पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसे हवा से भी भारी बनाया गया है। तो नासा के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर के पंख 3000 चक्कर फी मिनट के हिसाब से घूमेंगे। ये जमीन के एक बड़े हेलीकॉप्टर से 10 गुना तेज है। आपको बता दें कि हाल ही में नासा ने मरीख पर अपना स्पेसक्राफ्ट इनसाइट भेजा है। इनसाइट 6 महीने बाद 26 नवंबर को मंगल पर लैंड करेगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम।